जय हिंद। आपका फिर से अपने YouTube चैनल लक्ष्य साथी पर स्वागत है। इसके अंदर हम देखेंगे कि जो अरबी भारत पर आक्रमण करते हैं या कहें कि अरबों का भारत पर आक्रमण होता है, उसके बारे में विस्तार रूप से यहाँ पर देखने का प्रयास करेंगे। यह हमारी प्राचीन भारत इतिहास सीरीज नंबर 96 है। इसी के साथ गुप्तों के बाद जो भारत है, गुप्तोत्तर जिसे भारत कहते हैं, वो उस पर पार्ट नंबर ये 6 है ना। हमको कुछ दिन हो गए हैं कि हम क्लास नहीं ले पाए थे। एक दोस्त बोल रहा था कि आपने हमको धोखा दे दिया, आपने पूरी सीरीज़ कंप्लीट नहीं कराई है। हमने आपको कह दिया ना कि पूरी सीरीज़ कंप्लीट होगी, मतलब होगी। हम धोखे देने वाले इसमें नहीं है, मतलब कि हम धोखा बिल्कुल नहीं देंगे आपको। कंप्लीट आप कहीं और देखोगे तो आपको इससे अधिक जानकारी नहीं मिलने वाली, क्योंकि हम आपको 2 लाख की चीज़ यानी कि लेकर, हम 2 लाख की चीज़ लेकर आपको फ्री में दे रहे हैं, है ना। तो इसके अंदर देखें कि ये हमारी प्राचीन भारतीय इतिहास सीरीज नंबर 96 है। इससे पहले हमने 95 टॉपिकों पर विस्तार रूप से चर्चा की है। इसके अंदर हमारा जो कि मुख्य टॉपिक है कि अरबों का भारत पर आक्रमण, अरबों का भारत पर आक्रमण। तो कह सकते हैं कि जो हमारा जो ये वाला इलाका है, इसको हम अरब प्रायद्वीप कहते हैं। तो यहाँ से जो आकर इन्होंने जो भारत पर आक्रमण किया, उसको हम कहते हैं अरबों का भारत पर आक्रमण। यहाँ से अरब है, अरब से यहाँ पर आए आक्रांता, उन्होंने भारत पर आक्रमण किया। इसको हम सामान्य रूप से कह सकते हैं कि अरबों का भारत पर आक्रमण। तो देखें कि जो 7वीं सदी में है ना, यानी कि 7वीं सदी में जो हमारा जो अरब है, अरब प्रायद्वीप है, अरब है, इस अरब प्रायद्वीप में जो कि इस्लाम का उदय हुआ 7वीं शताब्दी में। यहाँ पर इस्लाम, जो इस्लाम धर्म है या कहें कि जो मोहम्मद साहब है, उनके द्वारा यहाँ पर 7वीं सदी में इस्लाम का उदय हुआ। इससे पहले इस्लाम नहीं था। यहाँ पर 7वीं सदी में यहाँ पर इस्लाम का उदय हुआ। अब जब इस्लाम का उदय हुआ तो इससे पहले भी जो यहाँ के व्यापारी थे, अरब के व्यापारी थे, ये अरब के व्यापारी भारत से व्यापार किया करते थे। अरब के व्यापारी आते थे समुद्री मार्ग से, और जो भारत का जो पश्चिमी तट है, इस पश्चिमी तट पर आकर ये अरबी व्यापार करते थे। जैसे कि यहाँ पर है ना, जो घोड़े बड़े प्रमुख थे, घोड़े यहाँ के जो कि अस्त्र शस्त्र जो कि कहें कि अच्छी क्वालिटी के थे, तो भारत के राजा इनसे मंगवाते थे। तो कहने का मतलब है कि जब इस्लाम का उदय हुआ अरब प्रायद्वीप में या कहेंगे अरब में, जब इस्लाम का उदय हुआ तो इससे पहले भी जो अरब के व्यापारी है वो भारत के साथ संपर्क में थे, या कहेंगे भारत के अंदर जो भारत का जो पश्चिमी तट है, इस पश्चिमी तट पर आते थे और भारत के साथ व्यापार करते रहते थे। अब लेकिन क्या हुआ कि अब 7वीं सदी में है ना, जो कि हमारे जो यहाँ पर है ना, यहाँ पर अरब में इस्लाम का उदय हुआ। इस्लाम यानी कि जो इस्लाम का उदय, यानी इस्लाम जो धर्म है, इस्लाम जो धर्म है, इस इस्लाम धर्म का यहाँ पर उदय हुआ या कहें कि जन्म हुआ, क्योंकि इससे पहले इस्लाम नहीं था। तो यहाँ पर अब जन्म हुआ तो क्या हुआ कि इस समय जन्म होने के बाद में इस्लाम की शक्ति बहुत, या कहेंगे इस क्षेत्र है ना, जो कि ताकतवर होकर उभरा, या कहें कि यह एक महाशक्ति होकर उभरा। उस समय की ये कह सकते हैं कि ये जो अरब था, ये एक महाशक्ति होकर उभरा। इसने क्या किया कि ये एक बहुत बड़े क्षेत्र पर इन्होंने अपना अधिकार स्थापित कर लिया। ये एक शक्तिशाली कहें कि क्षेत्र बन गया, शक्तिशाली क्षेत्र बनकर उभर गया अन्य की तुलना में। तो क्या हुआ कि देखो, जैसे ही जो यहाँ पर मोहम्मद साहब है, इस मोहम्मद साहब की जो मृत्यु, यानी कि जो मोहम्मद साहब है इस्लाम के अंदर, इस मोहम्मद साहब की मृत्यु जो कि लगभग 632 ईस्वी में, 632 ईस्वी में मोहम्मद साहब की मृत्यु हो जाती है। अब मृत्यु के बाद में जब मृत्यु होती है तो भाई इसका जो मोहम्मद साहब का जो इस्लाम का क्षेत्र बहुत छोटा था, या कहेंगे सीमित था। यहाँ पर छोटा सा क्षेत्र पर इस्लाम था। लेकिन जैसे ही मोहम्मद साहब की 632 ईस्वी में मृत्यु होती है, तो जो मोहम्मद साहब के जो अनुयायी थे, है ना, जो मोहम्मद साहब के जो अनुयायी थे, या कहेंगे जो मोहम्मद साहब के उत्तराधिकारी थे, मोहम्मद साहब के अनुयायी और जो मोहम्मद साहब के उत्तराधिकारी थे, यानी कि जो मोहम्मद साहब के बाद में इस्लाम को चलाने वाले थे, इन्होंने क्या किया कि मात्र इनकी मृत्यु के 8 साल के अंदर ही जो सीरिया, यहाँ पर एक सीरिया है, इस सीरिया पर अधिकार कर लिया। इसी के साथ जो यहाँ पर मिस्र है ना, इस मिस्र पर भी इस इस्लाम का अधिकार हो गया। इस्लाम का यानी कि धीरे धीरे बढ़ रहा है, क्षेत्र बढ़ रहा है, इस्लाम का अधिकार हो गया। अब इसके बाद में क्या हुआ कि इस्लाम इतना ताकतवर हो गया, या कहें कि अरब प्रायद्वीप, यहाँ अरब में इतना ताकतवर शक्ति होकर ये उभरी कि इसने 640 से लेकर 770, 640 से लेकर 709, 640 से लेकर 709
इस टाइम पीरियड में इनके मध्य 640 से लेकर 709 इस समय में जो ये अरब इस्लाम था, या कहें कि इस्लाम का विस्तार, या कहें कि अरबियों का अरबी थे, इन अरबियों का विस्तार, जो कि कहें कि जो अफ्रीका है, अफ्रीका हमारा एक महाद्वीप है, इस अफ्रीका महाद्वीप के उत्तरी भाग था, अफ्रीका भाग का जो उत्तरी मध्य भाग था, इस भाग पर जो कहें कि इस्लाम या कहें कि अरबों का अधिकार हो गया। इस क्षेत्र को भी जो कि अरब अपने अधिकार में ले लिए। इसी के साथ देखें कि एक शताब्दी में, इसके बाद में जो 713 ईस्वी में जो यहाँ पर है ना, इन्होंने इस्लाम ने या कहें कि जो अरबी थे, इन अरबियों ने स्पेन, यहाँ पर यूरोप के अंदर एक देश है जिसका नाम स्पेन, इस स्पेन पर भी जो कि अब अरबियों का अधिकार हो गया, है ना, अरबियों का अधिकार हो गया। अब देखें कि एक शताब्दी यानी कि जो मोहम्मद साहब है, इस मोहम्मद साहब की मृत्यु को एक शताब्दी यानी कि 100 वर्ष के भीतर ही जो कि इस्लाम इतना कहें कि जो अरबी है, अरबों का साम्राज्य इतना विस्तारित हो गया कि जो यहाँ पर जो कि हमारे यहाँ पर एक महासागर है जिसका हम कह सकते हैं, जिसका नाम है अटलांट, है ना, जो कि महासागर है। इस महासागर से अटलांटिक महासागर, है ना, जो कि यूरोप के कहें कि यूरोप के तो पश्चिम में है और जो दक्षिणी अमेरिका और उत्तरी अमेरिका के पूर्व में है। तो जो ये हमारा अटलांटिक महासागर था, इस अटलांटिक महासागर से लेकर जो भारत की जो सिंधु नदी थी, इस भारत की जो पाकिस्तान में बहती है वर्तमान में सिंधु नदी थी, इस क्षेत्र तक, यहाँ तक इस क्षेत्र तक अब इस्लाम का इस्लाम का या कहें कि जो अरबों का अधिकार हो गया, अरबों का साम्राज्य इतना बड़ा हो गया। अरबों ने इतना बड़ा साम्राज्य हो गया। अरबों ने यहाँ पर एक रोमन एम्पायर हुआ करता था, इस पर भी कहें कि अपना नियंत्रण स्थापित किया, है ना, ग्रीस, इस पर भी अपना नियंत्रण। कहने का मतलब है कि मोहम्मद साहब की जो कि मृत्यु के एक शताब्दी के अंदर ही जो हमारा इस्लाम है इतना ताकतवर हो गया, या कहें कि इतना शक्तिशाली हो गया, ये एक महाशक्ति बन गया। अब क्या हुआ कि अब जो भारत यहाँ तक तो आ गए, यहाँ तक तो कौन आ गए, ये आ गए हमारे ये इस्लाम या कहें कि अरब यहाँ पर पहुँच गए। अब अरबों को भारत के अंदर प्रवेश करना था, है ना, लेकिन इस पर दो मत प्रचलित है कि एक तो प्रचलित ये है कि प्रमुख से मार्ग देखें कि भारत है, हमारा जो भारत है, इस भारत से जितने भी आक्रांत आए वो भारत के उत्तरी पश्चिमी इलाके से आए, यानी कि इस इलाके से आए, क्योंकि यहीं से इधर तो हमारा हिंद महासागर है, ये तो हमारा हिंद महासागर है, यहाँ पर हिमालय पर्वत है, यहाँ से तो हिंद महासागर है जो कि किसी आक्रांत को आदि दे देता, और यहाँ पर हमारा हिमालय पर्वत है, इधर से कोई आ नहीं सकता। भाई साहब ये बहुत ऊंचा है, यहाँ पर झड़ना मतलब है कि मृत्यु को दावत देना, तो यहाँ से तो कोई आएगा नहीं और यहाँ से भी कोई आएगा नहीं। तो ये एक रास्ता बचता था हमारा, जिसको हम कह सकते हैं कि उत्तर पश्चिमी जो भारत का इलाका है, इस इलाके से जितने भी आक्रांत आए इस रास्ते से आए। अब देखें कि जो अरबी भारत में आ रहे थे, तो अरबियों के पास 3 रास्ते थे, क्योंकि भारत के अंदर इन 3 रास्तों के द्वारा ही भारत के अंदर आया जा सकता था। इनके पास पहला रास्ता था कि भाई एक तो इस समुद्र तट से आ जाए, भारत में समुद्र तट से आ सकते थे, एक तो रास्ता ये था। दूसरा रास्ता ये था कि खैबर और बोलन दर्रा, कि यहाँ पर है ना, यहाँ पर जो कि पर्वत है, इन पर्वतों के बीच में पहाड़ियाँ हैं, इन पहाड़ियों के बीच में छोटे छोटे रास्ते हैं, पतले रास्ते हैं, है ना, क्योंकि यहाँ पर भी पर्वत है, इन इलाके में भी पर्वत है, तो इनके बीच में छोटे छोटे रास्ते जिसको हम कहते हैं दर्रा। तो यहाँ पर जो प्रमुख दर्रे हैं वो एक तो खैबर है और एक बोलन है। इन दोनों दर्रों से भारत में आया जा सकता था। इसी के साथ कि एक मकराना, यानी कि जो यहाँ पर वर्तमान पाकिस्तान का जो दक्षिणी इलाका है, इसको मकराना कम कह सकते हैं, तो इस मकराना के रास्ते में यहाँ पर जो कि समतल मैदान है, इसके द्वारा भारत में आ जा सकता था। लेकिन अब पश्चिमी तट से अरबों ने भारत पर आक्रमण नहीं किया। पश्चिमी तट का उपयोग तो अरब केवल भारत के साथ व्यापार करने में लंबे समय से करते आ रहे थे। इसी के साथ जो खैबर और बोलन दर्रा था, जो यहाँ पर खैबर और जो बोलन दर्रे थे, इन दर्रों के अंदर यहाँ के जो स्थानीय शासन कहे कि ताकतवर थे, यहाँ के जो जाट थे वो ताकतवर थे। इन्होंने इन दर्रों से भारत के अंदर आने से रोका, या कहें कि इन खैबर और बोलन दर्रों में जो अरब स्थानीय शासकों से बार बार पराजित होते रहे। अब एक रास्ता बचा, वो है मकराना। अभी जो ये मकराना है, इस मकराना प्रदेश से होकर ये भारत के अंदर ये आए थे। कौन? ये हमारा ये अरब मकराना जो मरु प्रदेश है, जो मकराना मरु प्रदेश है, इस मरु प्रदेश से ये होकर भारत के अंदर आए थे। अब कैसे आए? तो देखिए जो सिंध पर अरबों का आक्रमण,
तो सिंध वर्तमान में जो पाकिस्तान है, इस पाकिस्तान में एक इलाका है या कहीं क्षेत्र है, इसको हम कह सकते हैं सिंध। ये हमारा सिंध है। अब इस सिंध पर आक्रमण, तो देखो भारत, अब जो अरब आए, अरब क्यों आए भारत के अंदर, इस पर अरब भारत के अंदर क्यों आए, इस पर दो मत प्रचलित है। एक तो कहते हैं कि भाई भारत उस समय धनवान था, भारत को उस समय कहें कि बहुत धनवान था, विश्व का सारा धन यहाँ पर आ रहा था, इसलिए तो भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। कहने का मतलब है कि भारत के अंदर धन था। अब जो धन है वहीं तो कोई आएगा, यानी कि ये लुटेरे थे। लुटेरे कहाँ जाएंगे, जहाँ पर धन होगा। तो भारत के अंदर उस समय धन बहुत अधिक था, तो जो ये लुटेरे थे, ये लुटेरे भारत के अंदर जो भारत का धन था, इस भारत के धन को लूटने के लिए आए थे। या कहें कि इनका एक मुख्य उद्देश्य यही था कि ये भारत का जो धन है, इस भारत को धन को लूट कर ये ले जाए और खुद अपने आप में एक धनवान व्यक्ति हो जाए। हम इनको चोर कह सकते हैं। और चोर कहाँ जाएगा, जहाँ पर धन होगा। तो इस समय भारत में धन था, ये चोर थे, ये चोर भारत के अंदर आए और भारत के अंदर इन्होंने धन चुराने का प्रयास किया और ये काफ़ी हद तक सफल भी हुए। इन्होंने भारत का धन चुरा कर या कह के भारत का धन छीन कर ये ले गए, है ना। अब इसके बाद में कुछ जो इतिहासकार हैं उनका कहना था कि अरबों का भारत पर आक्रमण करने का एक अलग जो कि कहें कि दृष्टिकोण था। कहा जाता है कि यहाँ पर सिंध है, इस सिंध का एक राजा था, उसका नाम एक सिंध है। इस सिंध है, इस सिंध के अंदर एक कहे कि कराची है, बंदरगाह है। कराची के पास एक बंदरगाह था, वहाँ पर जो अरबी थे, अरबी जो खलीफा था, इस अरबी खलीफा के जहाज को यहाँ पर लूट लिया जाता है। अरबी खलीफा के जहाज को यहाँ पर लूट लिया जाता है। तो ये अरबी खलीफा है ना, जो अरबी खलीफा, ये इस सिंध के राजा जिसका नाम क्या था, सिंध के राजा दाहिर, अरबी खलीफा सिंध के राजा दाहिर से कहता है कि आपके क्षेत्र में हमारे जहाज़ों को लूटा गया है, अब आप है ना, आप जो कि हमको क्या दो, इसका जुर्माना दो। यानी कि जो खलीफा है अरबों का, ये सिंध के राजा से कहता है कि आपके क्षेत्र में हमारे जहाज लूट लिए गए, यानी कि कहीं ना कहीं आपका हाथ है, इसलिए आपको अरबों को, जो कि दाहिर को, अरबों को क्या देना था, ये जुर्माना। लेकिन भाई जो ये हमारा दाहिर था, ये दाहिर भी का ढेठ था, इसने कह दिया कि हम आपको कुछ नहीं देंगे, क्योंकि ये लुटेरे है ना, हमारे सीमा क्षेत्र से बाहर के हैं। ये लुटेरे हमारे क्षेत्र के है ही नहीं, ये हमारे सीमा क्षेत्र के बाहर के हैं, हम आपको कुछ नहीं देने वाले। ऐसा हमारे जो कि राजा दाहिर था, इस दाहिर ने यहाँ पर खलीफा को कह दिया। अब एक खलीफा क्या हुआ कि बहुत नाराज हुआ, इसने कहा कि इतना छोटा सा राजा हमारी बात को इतना कहें कि इतना कूल टाइप से जवाब देता है। तो इस खलीफा ने सोचा कि इसको हम बर्बाद कर देंगे, इसको हम बर्बाद कर देंगे। इसलिए अब जो ये खलीफा है, खलीफा अपने सैनिक अभियान भेजता है। तो क्या होता है कि सबसे पहले है ना, सबसे पहले अरबों का आक्रमण 1712 ईस्वी में हुआ। 1712 ईस्वी में अरबों का आक्रमण जो कि भारत पर, सिंध पर हुआ। 712, कभी कभी गलती हो जाती है, सॉरी। 712 ईस्वी में अरबों ने भारत पर आक्रमण किया। 712 ईस्वी में अरबों ने भारत पर आक्रमण किया। अब एक यहाँ का शासक था जिसका नाम था अल हजाज यहाँ का शासक था, यहाँ का शासक अल हजाज था। इस अल हजाज का एक तो भतीजा यानी कि इस अल हजाज का भाई था, उस भाई का लड़का था, यानी कि इस अल हजाज का भतीजा। और इस अल हजाज का एक दामाद था जिसका नाम था, अल हजाज का दामाद जिसका नाम था मोहम्मद बिन कासिम। इन दोनों ने भतीजा अल हजाज का भतीजा और अल हजाज का दामाद, इन दोनों ने मिलकर जो कि भारत पर अटैक किया, भारत पर आक्रमण किया। जब इन्होंने भारत पर आक्रमण किया तो उस समय जो दामाद मोहम्मद बिन कासिम था, इस मोहम्मद बिन कासिम की उम्र मात्र 17 वर्ष की थी। इस 17 वर्ष के मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर क्या किया, आक्रमण किया। इसी के साथ देखें कि इसने सबसे पहले यहाँ पर जो कराची है, यानी कि जो पाकिस्तान, आज का हमारा पाकिस्तान कभी हमारा ही था, लेकिन पाकिस्तान का बंटवारा हो गया 1947 में। कभी अफगानिस्तान भी हमारा ही था, लेकिन अफगानिस्तान को भी अंग्रेजों ने अलग कर दिया। तो इस क्षेत्र में यहाँ पर जो पाकिस्तान है, यहाँ पर कराची बंदरगाह है। इस कराची बंदरगाह के पास में एक और बंदरगाह है जिसका नाम है देबल बंदरगाह। यहाँ पर क्या है, देबल, कराची यहाँ पर है, यहाँ पर देबल बंदरगाह है। देबल बंदरगाह पर सबसे पहले इन्होंने अटैक किया। किसने, जो
हमारा मोहम्मद बिन कासिम था, इस मोहम्मद बिन कासिम ने यहाँ पर कराची के पास देबल बंदरगाह पर अटैक किया और इस देबल बंदरगाह पर एक ब्राह्मण, जो कि ब्राह्मणों ने इसकी सहायता की, इस विदेशियों की सहायता ब्राह्मणों ने की, ऐसा कहा जाता है। हमारे इतिहासकारों का कहना है कि इस अटैक में इन अरबों की सहायता यहाँ के स्थानीय ब्राह्मणों ने की, जिसके कारण इसको आसानी से ये मोहम्मद बिन कासिम जीत सका। तो कहा जाता है जो घर का भेदी है वही कहीं ना कहीं जो कि घर का नाश करवाता है। तो यहाँ पर जो ब्राह्मणों की वजह से जो कि यहाँ पर इन्होंने जीता। फिर कहा जाता है कि इसके बाद में देबल बंदरगाह को जीतने के बाद में देबल बंदरगाह पर इन्होंने बड़ी आसानी से अधिकार कर लिया। तो इन्होंने यहाँ पर देबल बंदरगाह के पास में एक स्थान है, एक नगर था जिसका नाम था देबल निरून। देबल निरून, ये देबल निरून भी यहाँ पर कराची के पास एक नगर था। इस देबल निरून पर जो कि इसने मोहम्मद बिन कासिम ने अटैक किया, तो यहाँ पर एक बौद्ध भिक्षु ने इस मोहम्मद बिन कासिम की सहायता की। तो जो बौद्ध भिक्षु थे, इन बौद्ध भिक्षुओं के द्वारा जो कि सहायता के कारण यहाँ पर जो ये हमारा ये था, क्या कहते हैं इसको, मोहम्मद बिन कासिम बड़ी आसानी से यहाँ पर जीत गया। क्योंकि ये पे आसानी से जीत गया। इसके बाद में देखें कि अब यहाँ पर इन इलाकों को जीत लिया, तो अब इसके बाद में यहाँ पर सिविस्तान पर ये आक्रमण करता है, सिविस्तान को ये जीतता है। फिर यहाँ पर जो सिंध है, इस सिंध पर ये अधिकार करता है, सिंध पर जीतता है। फिर बदामाबाद को जीतता है, अलोदी को जीतता है। इनके अलावा भी यहाँ पर कहने का मतलब है कि ये धीरे धीरे इतने बड़े क्षेत्र पर, ये भारत के इतने बड़े क्षेत्र पर ये अधिकार कर लेता है, इतने बड़े क्षेत्र पर ये अधिकार कर लेता है। अब इसकी इच्छा होती है, जो हमारे ये मोहम्मद बिन कासिम है, इस मोहम्मद बिन की कासिम की इच्छा होती है कि ये है ना अब जो मध्य प्रदेश की ओर बढ़े। यहाँ पर यहाँ तो इसका अधिकार हो गया, अब ये मध्य प्रदेश की ओर बढ़ना चाहता था। लेकिन जो यहाँ का खलीफा था, इस खलीफा ने कहा कि बहुत हो गया, अब आप वापस आ जाओ। यानी खलीफा के आदेश के कारण जो हमारा ये मोहम्मद बिन कासिम है यहाँ तक आकर वापस लौट जाता है। अब लौट गया, लेकिन लौटने के बाद में फिर जो कि 717 ईस्वी के बाद भी यहाँ का जो खलीफा था, ये खलीफा बार बार भारत पर आक्रमण करने के लिए जो कि अपने गवर्नर भेजता है, लेकिन गवर्नर भेजता रहता है। अब बाद में भेजा गवर्नर, पहला तो चला गया, बाद में मिशन भेजा गवर्नर के द्वारा, बाद में भी इन्होंने अधिकार किया। और ये माना जाता है कि बाद के जो गवर्नर थे, ये जो आज का उत्तर प्रदेश यहाँ पर कन्नौज है, इस कन्नौज तक ये पहुँच गए थे, है ना, शायद ऐसा हमारे इतिहासकारों का कहना है। इसी के साथ कहें कि जो ये अरबी थे, इन अरबियों का जो कि पहले जब ये भारत के अंदर आए, तो इन्होंने सबसे आरंभ में भारत का जो कल्चर था, भारत का जो धर्म था, भारत की जो संस्कृति थी, इस पर सीधा अटैक किया। इन्होंने जो भारत के जो मंदिर थे, इन्होंने भारत के मंदिरों को तोड़ना आरंभ किया और भारत के मंदिरों को इन्होंने तोड़ दिया। तोड़कर उन मंदिरों के स्थान पर इन्होंने मस्जिदों का निर्माण किया। मंदिरों को तोड़कर इन्होंने मस्जिदों का निर्माण किया। लेकिन बाद में ये नीति इन अरबों की आरंभिक नीति थी। आरंभिक नीति में इन अरबों ने भारत के जो जितने भी मंदिर थे चौके उनको तोड़ना आरंभ कर दिया और उन मंदिरों के स्थान पर इन्होंने जो कि कहें कि मस्जिदों का निर्माण किया। लेकिन बाद में इन अरबियों को समझ में आ गया कि भारत का जो कल्चर है, भारत का जो धर्म है, बहुत इसकी जड़ें बहुत ही बारीकी से जमी हुई है, इसको समाप्त करना असंभव है। इसलिए बाद में इन अरबों ने नीति अपनाई कि अब ये धर्म पर प्रहार नहीं करेंगे, केवल राजनीतिक कार्य करेंगे, है ना। अब देखें कि जो ये है ना, जो अरबी थे, ये अरबी भारत के अंदर आए थे, तो इन्होंने खलीफा ने भेजा था, तो ये एकजुट थे। लेकिन बाद में धीरे धीरे इनके ऊपर जो कि धर्म का प्रभाव कम होने लगा, तो जो एकजुट होकर ये आए थे, ये अनेक खंडों में बिखर गए। यानी कि इनकी एकजुटता में दरार पड़ गई। जो अलग अलग थे, उन्होंने अलग अलग अपने क्षेत्र स्थापित किए। इसी के साथ कहें कि अब इसके बाद प्रभाव क्या पड़ा, तो जो इनका है ना, इन अरबों का भारत पर कोई स्थायी प्रभाव नहीं पड़ा, क्योंकि ये लुटेरे टाइप के थे। ये भारत पर आए, लूट कर ये चले गए। ज़्यादा इनका स्थायी प्रभाव देखने को हमको नहीं मिलता है। इसी के साथ देखें कि लेकिन अरबों ने जो भारत से खूब सीखा। भारत पर अरबों ने आया, भारत पर लूट कर चले गए, लेकिन अरबों ने भारत के अंदर से बहुत कुछ सीखा। जैसे कि भारत के अंदर उस समय चिकित्सा पद्धति जो कि बहुत अच्छी थी, इन अरबों ने भारत से चिकित्सा सीखा। अरबों ने भारत से जो कि दर्शन शास्त्र की शिक्षा ली। इन अरबों ने भारत से नक्षत्र विज्ञान की शिक्षा ली।
इसी के साथ अरबों ने भारत से गणित की शिक्षा ली, किस प्रकार शासन किया जाता है, इन सभी की शिक्षा इन अरबों ने भारत से ग्रहण की, ऐसा इन पर प्रभाव पड़ा। इसी के साथ इससे भारत के अंदर एक प्रभाव ये हुआ कि यहाँ पर जब ये अरब आए, इन अरबों का विरोध करने के लिए जो स्थानीय जो कि राजवंशों का उदय हुआ, जैसे कि विपक्ष में गुर्जर प्रतिहार, यहाँ पर गुर्जर प्रतिहारों ने इन अरबों का जो कि कहीं कड़ा सामना किया। इसी के साथ जो राष्ट्रकूट चालुक्य हैं, है ना, इसी के साथ यहाँ पर कहें कि जो राजपूतों का उदय भी होता है। तो आने वाले समय में हम इनको देखने का प्रयास करेंगे। किसी ने कहा